नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में चार्टर एक्ट 1833 का रिवीजन करेंगे। इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है। तो देखो भैया, चार्टर एक्ट 1833 में क्या बोला गया। पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया। किसके लिए पास किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब उनके लिए क्यों पास किया गया कि भैया उनको चार्टर मिल जाए कंटिन्यू और रिन्यू 20 ईयर्स। मतलब सिंपल सी बात यह है, आपने अगर चार्टर एक्ट 1813 पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा था कि कुछ स्टेप लिए गए थे, मोनोपोली को खत्म किया गया था। सारी नहीं की थी, कुछ कर दी गई थी। कुछ एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए भी कुछ पैसा दिया गया था। तो अब ये 20 साल हो गए भैया, फिर आगे कंटिन्यू, मतलब उस टाइम पे भी 20 साल के लिए उसको आगे चार्टर को, उस टाइम पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया आगे कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए। और अब 20 साल कंप्लीट होने के बाद अब 1833 में फिर से इनको 20 ईयर का आगे कंटिन्यू करने के लिए चार्टर दिया जा रहा है। अब इस चार्टर एक्ट में ये कुछ चीजें बदल के लेके आए पहले वाले से। अब यहाँ पे क्या क्या इन्होंने फेरबदल किया है देखो। मोनोपोली ऑफ ट्रेड में किया है कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंपनी किस चीज को कंट्रोल कर रही है, जैसे कमर्शियल अफेयर कंट्रोल कर रही है, पॉलिटिकल अफेयर कंट्रोल कर रही है, तो उसमें भी इन्होंने चेंज किया। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किया इस चार्टर एक्ट के थ्रू, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वहां पे इंडिया में काम कर रही है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ये चार्टर प्रोवाइड किया है। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया है। इस एक्ट में पीछे वाले चार्टर एक्ट से ज्यादा चेंज किए हैं। रेवेन्यू में क्या चेंज किया है तो देखो भैया, सबसे पहले मोनोपोली ऑफ ट्रेड में इन एक्ट चार्टर एक्ट 1813 में वी रीड इट दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑन ट्रेड, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना। चार्टर एक्ट 1813 में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो सिर्फ किस पे रह गई थी, टी ट्रेड के ऊपर और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ में ट्रेड करने पे सिर्फ ये मोनोपोली छोड़ी थी चार्टर एक्ट 1813 ने। अब चार्टर एक्ट जब 1833 आया तो इसने क्या है, कंप्लीटली मोनोपोली जो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना है उसको एंड कर दिया गया। स्टॉप दिस मोनोपोली ऑन टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना। ये भी मोनोपोली छीन ली गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो अब इस चार्टर एक्ट से हमें ये पता चलता है कि 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब कोई मोनोपोली नहीं है ट्रेड करने के लिए। मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैव नो मोनोपोली लेफ्ट ऑन एनी टाइप ऑफ ट्रेड। किसी भी ट्रेड के ऊपर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं है। दिस कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी वर कंप्लीटली क्लोज डाउन। अब भैया ये जो चार्टर एक्ट कहता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कि भैया अब आप देश संभालो, ये कमर्शियल एक्टिविटी को छोड़ो, तो कमर्शियल एक्टिविटी है उनको भी क्लोज कर दिया गया, कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए। दिस कंपनी ट्रेड लिंक विद चाइना वर ऑल्सो क्लोज डाउन। और चाइना के साथ में जो भी ट्रेड लिंक थे उनको भी क्लोज कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ अब ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो मोनोपोली थी ना उसको खत्म कर दिया गया। अब और भी जो मर्चेंट्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हमने देख लिया मोनोपोली की बात जो इस चार्टर एक्ट 1833 में लेके आई गई। अब कंट्रोल ऑफ कंपनी, कंपनी किस किस चीज पे कंट्रोल करेगी, क्या क्या काम करेगी उसके ऊपर देखो कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटी थी वो कंट्रोल की जाती थी किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और पॉलिटिकल जो ये एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल अफेयर वाली जो एक्टिविटी थी, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो इस चार्टर एक्ट में बोला गया कि भैया आप कमर्शियल एक्टिविटी को छोड़ो, देश को संभालो। मीन्स कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटी तो खत्म होगी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कौन थे, 24 बंदे, और इसमें आई थिंक 6 बंदे। ओनली पॉलिटिकल लेफ्ट। अब पॉलिटिकल जो अफेयर थे ना वो सिर्फ बचा था कंपनी के पास में, और ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। हमें सिंपल सी एक बात पता चल गई कि भैया जो कमर्शियल एक्टिविटी थी ना, कंपनी जो संभाल रही थी वो खत्म कर दी गई, पॉलिटिकल संभालेगी। अब कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी वर कंप्लीटली क्लोज कर दी गई एंड इट वाज मेड इनटू एन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजीशन में ये कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आती है बात कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन में इस चार्टर एक्ट में क्या चेंज किया गया। हमें कंट्रोल ऑफ कंपनी का पता चल गया कि यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 में क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी कंपनी के लिए बंद कर दी गई थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देखो भैया क्या चेंज हुआ। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना वो बन गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए था वो, अब क्या है वो पूरे इंडिया के लिए हो गया। मतलब जहां जहां ब्रिटिश का कंट्रोल है, ठीक है, लगभग तो सारे इंडिया में ही था, थोड़ा बहुत कोई बाकी होगा एरिया, तो अब वो जो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा है ना वो पूरे इंडिया के लिए हो गया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे भैया, विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट में हुई भैया, एक्ट
चार्टर एक्ट 1833 में फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल गोट अथॉरिटी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अथॉरिटी मिलती है ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस बाय ब्रिटिश इन इंडिया। जो सारा एरिया किसके द्वारा पोज किया जा रहा था, सारी कंट्री पे किसका कंट्रोल था, अब पूरे इंडिया पे लगभग सारा ब्रिटिश का ही कंट्रोल था। तो अब कौन मेन हेड होगा, तो जो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठता है अब उसको बोला गया वो पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल है। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल भी नहीं होता था, अलग अलग प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर पिट्स एक्ट आता है, तो इनमें आप देखोगे कि भैया, तो आप इनमें देखोगे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसके अधीन लाया जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, और वहाँ पे बंगाल में जो गवर्नर बैठता है उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। फिर आप इस एक्ट में देखोगे चार्टर एक्ट 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन बैठे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये क्या संभालेंगे भैया, सेंट्रल अथॉरिटी गेव्ड इनको, तो इनको सेंट्रल अथॉरिटी दे दी गई सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की। अब मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर बैठे हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर बैठे हैं, वो किन को रिपोर्ट करेंगे, इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास अब कितने मेंबर हैं भैया इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब हैं 4 मेंबर, ये 4th मेंबर को ऐड किया गया। अब आप देखोगे चार्टर एक्ट 1813 में क्या है भैया, 3 मेंबर होते हैं, उससे पहले 4 होते हैं। तो ये क्या चेंज कर रहे हैं, आप इस चार्टर एक्ट 1813 में देखोगे 4 मेंबर हो गए हैं इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर, 4th जो मेंबर है ना वो लॉ मेकर है, लॉ मेंबर है, जो लॉ से रिलेटेड काम करेगा, लॉ बनाएगा। अब जो 4th मेंबर थे वो कौन थे भैया, वो थे लॉर्ड मैकॉले, और इनका काम क्या था, गिव एडवाइस ऑन लॉ, जो लॉ बन रहे हैं ना, जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर एडवाइस देना। एंड आल्सो इनका ये भी काम था, ये भी कर सकते थे कि ये पार्टिसिपेट कर सकते, इन्वॉल्व इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, जो भी लेजिस्लेटिव एक्टिव हो रही है, मीटिंग हो रही है, उनको काउंसिल हो रही है, तो उनमें क्या है ये पार्टिसिपेट कर सकते थे एंड वोट भी कर सकते थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों को क्या किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अबोलिश। ये क्या चीज है, ये चीज ऐसा है कि ये प्रेसिडेंसियों में क्या है ना, अलग अलग लॉ बनाए जाते थे, इसमें अलग लॉ बनाया एक ही मैटर पे, इसने अलग बनाया, बंगाल प्रेसिडेंसी ने अलग बनाया। चार्टर एक्ट 1813 में कुछ बताया गया है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन में बैठी है वो कुछ ऑर्डर दे रही है, बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल ने कुछ और लॉ बनाया है, एक ही टॉपिक पे अलग अलग लॉ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही थी, जिससे भैया की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही थी। तो इसीलिए इनमें जो लेजिस्लेचर का काम है ना उसको अबॉलिश कर दिया गया है कि भैया ना तो अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कोई लॉ बनाएगा, ना ही मद्रास प्रेसिडेंसी में, उनका जो लॉ बनाने का, पूरे अब लॉ बनाने का, इंडिया में लॉ बनाने का काम किसको दे दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठे हैं उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ड्यूटी। तो ये एक बड़ा चेंज था, एक बड़ा बदलाव था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। मींस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेचर पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। ओनली वन सेंट्रल लॉ मेकिंग प्रेसिडेंसी, एक ही लॉ मेकिंग प्रेसिडेंसी है, अब कौन है, वो बंगाल प्रेसिडेंसी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और हिज काउंसिल, ये सिर्फ लॉ बनाएगी पूरे इंडिया के लिए, ऐसा नहीं अलग अलग लॉ बना रही प्रेसिडेंसी, वो चीज खत्म कर दी गई। एनी लॉ मेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल, कोई भी लॉ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल के द्वारा बनाया जाता था वो फाइनल उसको साइन, उसका इंप्लीमेंट करने से पहले, उसको अप्रूव करने के लिए सब जो फाइनल स्टेप था वो क्या था कि साइन करवाए जाते थे, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, कहां पे, ब्रिटेन में। दिस लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, पहले इन एक्ट्स को क्या बोला जाता था, रेगुलेशंस बोला जाता था। बट आफ्टर चार्टर एक्ट 1833 में क्या है, लॉ मेड वर कॉल्ड एक्ट्स, जो भी ये लॉ बनाए जाते थे ना अब इनको बोला जा रहा था क्या, एक्ट्स, पहले क्या रेगुलेशंस बोला जाता था, बिकॉज एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो ये, क्योंकि ये जो ब्रिटिश थे ना, क्योंकि जो ये एक्ट थे ना वो किसके द्वारा पास किए जा रहे थे, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। पहले क्या था ना, अलग अलग प्रेसिडेंसी में, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग अलग लॉ बनाए जा रहे थे, वो सेंट्रल लॉ तो होते नहीं थे कि पूरे एंटायर जो ब्रिटिश का कंट्रोल है ना इंडिया के ऊपर, उसके लिए भाई वो लॉ बनाया गया हो, वो तो था नहीं। तो उस टाइम पे रेगुलेशन बोला जाता था। लेकिन आफ्टर द चार्टर एक्ट 1833 के बाद क्या
क्या है, जो ये एक्ट्स हैं ये एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता, फाइनल साइन उन्हीं का होता था, तो इसको क्या बोला गया, एक्ट्स बोला जाता था इनको। तो इनको अब क्या है, एक्ट्स बोला जाने लगा, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वॉज अबोलिश बाय दिस एक्ट, ये चीज मैंने आपको बता दी। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है उसको अबोलिश कर दिया गया, मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसी में जो अलग अलग लॉ बना रहे थे। रेवेन्यू का देखो भैया, अब रेवेन्यू की बात आ जाती है। कमर्शियल ट्रेड तो आपको पता ही अबोलिश कर ही दिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से छीन लिया गया, उसको हटा दिया गया कि भैया आप अब पॉलिटिकल अफेयर्स ही देखो। ओनली वन रेवेन्यू सोर्स वाज रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, वो था पॉलिटिकल सोर्स से ही रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था। वाई चार्टर एक्ट 1833 इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट हेलिना एक्ट। अब ये जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी क्यों बोला जाता था? व्हाट वाज सेंट हेलिना? तो सेंट हेलिना एक स्मॉल आइलैंड था। अब यहाँ पे इस आइलैंड पे क्या था, इस सेंट हेलिना पे भाई एशिया से कोई शिप लेके निकला तो सेंट हेलिना पे क्या रेस्ट करते थे, फिर ये यूरोप में जाते थे। ऐसे ही वाइस वर्सा, यूरोप से ये आते, यहाँ पे रेस्ट करते और फिर ये शिप एशिया में जाते थे। 1659 में ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द पोजीशन ऑफ दिस आइसलैंड एंड फोर्टिफाइड। तो 1659 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती है भैया, इसको कैप्चर कर लेती है और अपने अधीन लेके इसको फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करती है। बट दिस आइसलैंड डिस्कवर्ड बाई पुर्तगालीज, जो ये आइसलैंड है ना, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो पुर्तगालीज के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया था। 1673 में क्या है, डच कैप्चर करते हैं इसको, बट ईस्ट इंडिया कंपनी रीऑक्यूपाइड इट विद इन फ्यू मंथ्स। डच भी इसको कैप्चर कर लेते हैं एक बार 1673 में, लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसको फिर से ऑक्यूपाई कर लेती है कुछ ही महीनों में। और 1673 में ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द चार्टर फ्रॉम चार्ल्स टू विच कन्फर्म ईस्ट इंडिया कंपनी राइट ऑन हिज आइसलैंड। और 1673 में चार्ल्स टू जो ब्रिटेन के में किंग थे, तो उनसे क्या है, राइट मिल जाते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी को इस आइसलैंड को कैप्चर करने के लिए। तो 1673 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या है, चार्टर मिल जाता है चार्ल्स टू से, जो किंग थे ब्रिटेन में, तो उनसे क्या इनको चार्टर मिल जाता है, तो इनका राइट हो जाता है कि भैया आपका राइट है इस आइसलैंड पे। ऑल्सो in St. Helena, Britishers imprisoned Napoleon here in 1815 में क्या, also in सेंट हेलिना में क्या है, ब्रिटिशर्स जेल में डाल देते हैं, लेके आते हैं नेपोलियन को, और यहाँ पे इस सेंट हेलिना आइसलैंड पे क्या है, नेपोलियन को रखा जाता है जेल में। और नेपोलियन की जो मृत्यु है वो भी इसी आइसलैंड पे होती है 1821 में। अब ये जो चार्टर एक्ट 1833 है ना, और सेंट हेलिना आइसलैंड वाज आल्सो मर्ज इन ब्रिटिश क्राउन एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी राइट ऑन दिस वॉज सीज। और क्या चीज थी इस चार्टर एक्ट 1833 में? लॉ कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस। भैया लॉ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। द फर्स्ट लॉ कमीशन हेड लॉर्ड मैकॉले, जो 4th मेंबर था ना, वो लॉ कमीशन का जो मेंबर था वो कौन था, चेयरमैन कौन था, लॉ मैकॉले। और लॉ कमीशन वर्क वॉज टू कोडिफाई ऑल इंडियंस लॉ, और लॉ कमीशन का काम था कोडिफाई करना जो इंडियंस लॉ है उनको टाइम टू टाइम कंडीशंस देख के क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से उनमें चेंज करना, ये लॉ कमीशन का काम था और लॉ बनाने का। तो होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा चार्टर एक्ट 1833 का, कि चार्टर एक्ट 1833 में कितने सारे चेंज हुए, क्या क्या बदलाव हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।